So this is a special meet for Mr. Manager. मिस्टर मैनेजर इसलिए लिखा है। अभी मुझे धवल भाई ने पूछा कि ये मिस्टर मैनेजर क्यों रखा है, तो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दो कि जैसे वो यूएस का जो प्रेसिडेंट होता है उसको मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो टू गिव अ स्पेशल इफेक्ट टू अवर मैनेजर्स as per with the direction of Hashid sir, I tried to specify this word Mr. Manager. Okay? क्योंकि हसीद भाई का ऐसा सपना है कि मेरे मैनेजर को मैं इतना एम्पावर करना चाहता हूं कि मुझे ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत न पड़े और मेरे मैनेजर ही मेरा सब कुछ काम अच्छे से कर पाए और मैं दूसरा सब कुछ काम देख सकूं। तो ये विजन को एम्पावर करने के लिए यहाँ पे मैंने मिस्टर मैनेजर वर्ड यूज किया है। बराबर है। So I hope you all are agree with me on this particular topic. So we are starting with a presentation. I think मेरा स्क्रीन भी आपको दिख रहा होगा। कुणाल भाई, यस सर। आज का एजेंडा, we are trying to focus on ERP version 2.0. 1.0 क्या था, 2.0 क्या है, 2.0 क्यों बोला है, क्या हम करेंगे। तो we'll try to focus on this particular part, enlight on some key reports for the manager. We are going to focus on that particular part. Better project management practice. What is CMCT CS as material for and its indent type? How to analyze cost center details. Leadership skill management, use of Trivedi app for our staff training, and how to see the attendance of descendant in Zip Connect. WBS time cycle, various approval scheme. तो ये सब कुछ जो मैनेजर के लिए बहुत काम की चीजें हैं, जिसका यूज करके मैनेजर अच्छी तरीके से अपना काम कर सकता है, एम्पावर कर सकता है। काफी सारी छोटी छोटी मैटर पे कहीं पे डिस्कशन रुक जाता है या कहीं फाइनल मीटिंग ये पर्टिकुलर चीजों की वजह से बिगड़ जाती है। तो ये सब कुछ क्लियर हो जाए, इसीलिए हसीद साहब ने मुझे लास्ट मीटिंग में बोला था कि मनीष तू ये पर्टिकुलर सैटरडे को ये पर्टिकुलर मीटिंग कर दे, ताकि काफी सारी चीजें क्लियर हो जाए सबके दिमाग में। अगर कुछ पूछना है, अगर उनको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां पे वो मिल जाए, ये मैटर क्लियर रहे और सबके दिमाग में एक ही विजन से सब कुछ आगे बढ़ पाए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं मैनेजर। मैनेजर का जो मतलब होता है, डिक्शनरी में अगर आप देखोगे, मैनेजर का मतलब होता है मैनेज द रिसोर्सेस। बराबर है। थोड़ा सा सोचना है कि हम सब मैनेजर है, सो व्हाट वी नीड टू डू, तो मैनेज द रिसोर्सेस। हमें काम नहीं करना है, हमें इंडेंट नहीं करना है, हमें लोगों के पास से इंडेंट करवानी है। बराबर है। तो मैनेज द रिसोर्सेस, क्या क्या रिसोर्सेस मैनेज करने हैं, तो यहाँ पे दिखाया है मैंने कि मैन पावर मैनेज करना है, मटेरियल मैनेज करना है, मनी स्टेटस मैनेज करना है, मेजरमेंट स्टेटस मैनेज करना है। ओके, तो ये चार चीजों को मैनेज करना है। तो ये चार चीजों में क्या क्या और किस तरीके से मैनेज हो पाएगा, वैसे तो आप सबको पता ही है, क्योंकि मुझे जहां तक पता है सबको ही बहुत अच्छी तरीके से अपने फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारा वर्क मैनेज तो करता है। बट जहाँ पे कहीं बिलिंग स्टेटस में कहीं कोई कमियां रह जाती है या कॉस्ट सेंटर कोई नहीं देख पाता है, कहीं पे CMCT में थोड़ी सी कहीं गलती हो जाती है, कहीं इंडेंट में, कहीं CMCS में कहीं गलती होती है, तो ये सब कुछ जितना हो सके उतना स्ट्रीमलाइन हो सके, इसीलिए आज का एजेंडा ही ये है कि हम वो पर्टिकुलर चीजों को थोड़ा अच्छी तरीके से आगे बढ़ाते हैं। बराबर है। तो यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू, तो ERP का मतलब होता है हमें डेटा परफेक्ट डालना है, जितना परफेक्ट। ये जो होता है इसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट IPO साइकिल, जैसा अच्छा खाना खाओगे तो एनर्जी अच्छा मिलेगा, तो उसी तरीके से अगर आप इनपुट सही डालोगे तो सिस्टम में प्रोसेस सही होगा और सिस्टम में रिपोर्ट यानी आउटपुट आपको सही मिलेगा। तो सबसे पहला और सबसे अहम जो यहाँ पे मैटर है वो एंटर परफेक्ट डेटा। जितना डेटा परफेक्ट डालोगे उतना आपको परफेक्ट रिपोर्ट मिलेगा, उतना परफेक्ट आप डेटा एनालिसिस कर पाओगे। ट्राई टू डू इट ऑन टाइम। माल ट्रांसफर होता है तो तुरंत ही चलन बनाकर भेज दो, कुछ भी होता है तो तुरंत ही साथ में कर दो, स्टॉक ट्रांसफर होता है तो उसी दिन
हो सके उतना जल्दी उसको क्लियर कर दो ईआरपी में। तो ये जितना जल्दी क्विक और फास्ट और एज इट इज हो पाएगा उतना जल्दी आपको अच्छा डेटा मिल पाएगा। ओनरशिप ऑफ योर वर्क, बराबर है, ये करेगा वो करेगा, उससे अच्छा है कि हम ही कर लेते हैं। जो वर्जन 1 का जो हमारा यहाँ पे पर्पस था वो सबसे पहले रिकॉर्ड कीपिंग था। आपको पता होगा अकाउंट और फाइनेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो अकाउंट का मतलब होता है जो कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है उसको सिर्फ रिकॉर्ड करना, उसको बोला जाता है अकाउंट। और फाइनेंस जो होता है उसको प्रेडिक्ट करना, आगे का सेल्स कितना होगा, आगे का फाइनेंस कितना होगा, तो ये प्रेडिक्ट करके आगे चलना, उसका मतलब होता है फाइनेंस। तो जिस तरीके से अकाउंट और फाइनेंस का डिफरेंस होता है उसी तरीके से यहाँ पे वर्जन 1 और वर्जन 2 का जो डिफरेंस है, वर्जन 1 ज्यादातर हम रिकॉर्ड कीपिंग के लिए पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे। नाउ वर्जन 2 वी आर ट्राइंग टू यूज फॉर फोरकास्टिंग, फॉर बिजनेस एनालिस्ट, फॉर डेटा एनालिस्ट। ओके, वी नो द पावर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। अभी का जो जनरेशन है वो डेटा का जनरेशन है। आप सबको पता है कि डेटा इज द मेन पावर। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो चलेगा, बट आपके पास अगर डेटा का एम्पावरमेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी कंपनी अगर आपको अच्छी तरीके से चलानी है तो आपको डेटा मैनेजमेंट पे ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी मेरी हसीब भाई से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे क्रिकेट में क्रिकेटर खेलता है तो खेलने के साथ उसको स्कोर बोर्ड पे भी ध्यान रखना पड़ता है, कितने बॉल है, कितने रन बनाने हैं, कितने 4-6 बनाने, कितनी विकेट गई है, कितना स्ट्राइक रेट मेंटेन करना है। तो ये जो है वो हमारे बैट्समैन नहीं करते, यानी हमारे मैनेजर ये स्कोर बोर्ड पे कहीं पे ध्यान नहीं रखते या कहीं पे चूक होती है। तो मनीष तू ये बात सबको जरूर बोलना कि स्कोर बोर्ड पे नजर रखनी है, आपको सिर्फ बैटिंग करनी है वैसा नहीं है, बराबर है। तो ये यहाँ पे मैं आपको ये बात यहाँ पे बताऊंगा कि वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा, डेटा कितना इंपॉर्टेंट है सबको पता है। तो डेटा के ऊपर ध्यान रख के हमें आगे बढ़ना है। पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा हम सबको पता है। तो वर्जन 2 का जो मेन पर्पस है वो वही है कि हमें ये सब के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, फोकस करके आगे बढ़ना है। We need to do more perfection, we need to do more analytics, we need to do more understanding, we need to use more power, we need to do more flexibility, freedom भी हमें यूज करना है, बराबर है, ट्रेनिंग भी हमें बढ़ानी है, प्रैक्टिस सेशन भी बढ़ाना है। तो ये सब कुछ हमें यहाँ पे ईआरपी वर्जन 2.0 के अंदर करना है, जिसमें परफेक्शन भी आएगा, एनालिटिक्स भी आएगा, अंडरस्टैंडिंग भी आएगा, पावर भी आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगा, साथ में फ्रीडम ट्रेनिंग और प्रैक्टिस भी आएगा। तो ये सब कुछ हमारा ईआरपी 2.0 का गोल है। वापिस कहीं किसी के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज ईआरपी, बराबर है, तो यहाँ पे मैं साथ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ईआरपी ऐसा एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास जो एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर यू कैन यूटिलाइज इन 24/7, 24/7 में वो आता है। यानी कोई भी, इट कैन बी ऑपरेटेड ऑन मोबाइल, इट कैन बी ऑपरेटेड ऑन लैपटॉप ऑल्सो। वो लैपटॉप पे भी चल सकता है, वो मोबाइल पे भी चल सकता है। ओके, इट इज नॉर्मली इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। उसकी जो लैंग्वेज है वो इस तरीके की है कि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपके पास उसके ट्रेनिंग वीडियोस भी है, हम कई बार ये आपको दिखा भी चुके हैं। या त्रिवेदी ऐप में अगर आप जाओगे तो आपके पास वहां पे उसका वीडियो भी मिलेगा कि उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, बराबर है। इट कैन प्रोवाइड क्विक एंड परफेक्ट डेटा ऑन अ फिंगर टिप्स, आपको डेटा फिंगर टिप्स पे मिलेगा ताकि पता चलेगा कि किस तरीके से आप उसको देख पाते हो, बराबर है। वापिस एक बार और रिकैप कर देता हूँ, ये एप्लीकेशन है वो 24/7 चल रहा है, यानी रात को डेटा नहीं दिखाई देगा ऐसा नहीं होता है। यू कैन वर्क ऑन मोबाइल, यू कैन वर्क ऑन लैपटॉप, लैपटॉप पे भी चलता है, मोबाइल पे भी चलता है, बराबर है। ये अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो मोबाइल के इंटरनेट से भी चलता है, यानी अगर मेरे घर पे इंटरनेट नहीं है बट मोबाइल का इंटरनेट अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो मेरे लैपटॉप से भी वो मोबाइल का इंटरनेट कनेक्ट करके मैं काम कर सकता हूँ। It is easy to understand. ट्रेनिंग वीडियो अवेलेबल है, क्विक एंड परफेक्ट डेटा ऑन अ फिंगर टिप्स। अगर आप रिपोर्ट देखना शुरू करोगे तो बहुत सारे रिपोर्ट के ऊपर से आपको परफेक्ट डेटा मिल जाएगा। इन केस ऑफ रॉन्ग एंट्री यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई पर्सन, किसने गलती की है वो भी आपको पता चल जाएगा, बराबर है। तो गलत करने वाले का नाम भी आपको दिखाई देगा, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको भेज सकते हो कि भैया ये तूने गलती किया है, प्लीज उसको करेक्ट कर।
यू कैन डू दैट थिंग्स ऑल्सो, बराबर है। तो ये डिटेल भी आपके पास है, यानी ऐसा नहीं किसने किया है कब किया है, ऊपर देखोगे तो पता चल जाएगा किसने किया है कब किया है। इंक्लूड वेरियस मॉड्यूल्स, परचेज, सेल्स, एचआरएमएस, ईएसएस, सीआरएम, अकाउंट, ये सभी मॉड्यूल इसके अंदर जुड़े हुए हैं। इट इज इंटर रिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। परचेज हुआ, सेल्स नहीं हुआ तो दिखेगा कि सेल्स नहीं हुआ, स्टॉक में पड़ा हुआ है, बराबर है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो उसका सेल्स बिल नहीं बना है, तो अब क्यों नहीं बना हुआ है, तो आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। कैन बी एनहेंस्ड एंड अपडेटेड एज पर द लास्ट गवर्नमेंट रूल्स, GSTR1, GSTR2, GSTR3B, ई इनवॉइस, सब कुछ अंदर इन्वॉल्व होता है। यानी ये जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस के या रूल्स होते हैं उसके साथ इसका भी यहाँ पे अभी अपडेशन साथ में होता है। कैन बी एनहेंस्ड एंड सपोर्ट एज फॉर द डेटा एनालिटिक्स। तो जो नेक्स्ट जनरेशन में हमें जो डेटा एनालिटिक्स चाहिए, डेटा को अगर अच्छी तरीके से देखना है, समझना है, ध्यान में लेना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये एनहेंस भी होता है, ताकि आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर चीज किस तरीके से आगे बढ़ता है, किस तरीके से काम करता है। तो ERP बेसिकली वी हैव अ वन टूल इन विच वी कैन गेट ऑल दिस पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ थिंग्स, जिससे हम इसको अपडेट कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा समझना है, और जब थोड़ा सा फ्री टाइम मिले तो उसको उसके साथ इनकॉर्पोरेट करके ढूंढना है, बराबर है। ये कुंजेश भाई हमारे बोलते हैं कि मैं फील्ड में भागता हूँ, पूरे दिन भागता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि साहब अब थोड़ा सा बैठ के ERP में झांको, काफी सारी चीज बिना दौड़े वहां बैठे बैठे पता चलेगा। बिल गेट्स करोड़ों की कंपनी चलाते, फिर भी कोई ट्रैक्टर लेके वो नहीं दौड़ता है, बराबर है। तो इसी तरीके से देखा जाए तो अभी डेटा का जमाना है, भागने का जमाना कम है, भागो बट साथ में डेटा को भी एम्पावर करते चलो। तो कुंजेश भाई साथ में लैपटॉप लेके बैठेंगे तो उनको भी बहुत सारे रिपोर्ट में बैठे बैठे पता चलेगा कि ये साइड पे इसका बिल नहीं बना है, ये साइड पे ये है, ये साइड पे ये स्टॉक पड़ा है, सब कुछ उनको देख के पता चल ही जाएगा। तो ये जो मैटर है, सो बेसिकली एम्पावरमेंट ऑफ डेटा, आई थिंक यू ऑल आर with me on that particular topic. Let me go for a next topic that is considered as consumable material. काफी सारी, वैसे तो ये सब कुछ सबको पता ही है, बट फिर भी एक बार डेफिनेशन दे दूं ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो क्लियर हो जाए। CM का मतलब होता है कंज्यूमेबल मटेरियल। ये नॉन बिलेबल आइटम, इसका कभी बिल नहीं बनता, इसका ये कभी क्लाइंट को हम बेच नहीं सकते, इसीलिए इसका बिल नहीं बनेगा। इट इज अ कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट होती है वो एक्स्ट्रा होती है और वो कंपनी को बेयर करनी होती है, इसलिए लिखा है इट्स कॉस्ट इज एक्स्ट्रा एंड इट इज बेयर बाय द कंपनी। इट इज कंसिडर्ड एज ओवरहेड कॉस्ट। ये जो है वो ज्यादा एक्स्ट्रा का खर्चा है, इसका हम बिल नहीं बना सकते, बट ये हमारे पास एक बर्डन होता है, ओवरहेड कॉस्ट बोला जाता है, बर्डन होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो निग्लिजिबल होनी चाहिए। ओके, एम्पावर योर स्टाफ फॉर इट्स बेटर मैनेजमेंट। इसका अगर आपको बेटर मैनेजमेंट करना है तो आपके स्टाफ को थोड़ा सा एम्पावर करोगे तो आप उसको अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे, और इसका अगर ये रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन होगा तो इसकी कॉस्ट आराम से आप धीरे धीरे घटा पाओगे। रिक्वायर प्रॉपर ट्रेनिंग टू रिड्यूस इट एज मच एज यू कैन, बराबर। काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि जिसको ट्रेनिंग आप दोगे तो इसका खर्चा आप घटा पाओगे। गुड मैनेजर ऑलवेज कीप्स आई ऑन यूसेज ऑफ दिस मटेरियल। अच्छा मैनेजर वही कहलाता है जो कंज्यूमेबल मटेरियल के ऊपर लगाम रख के वो पर्टिकुलर खर्च को कम करता है। दूसरा आएगा CS। CS दैट इज कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल इज इंक्लूडेड इन अ कॉस्ट ऑफ सप्लाई। जैसे ट्रांसफॉर्मर के साथ उसकी एसेसरीज आती है, तो एसेसरीज एक्स्ट्रा नहीं होती है, एसेसरीज का खर्चा ये पर्टिकुलर आइटम के ट्रांसफॉर्मर में इंक्लूडेड होता है। जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो MCB लगती है, फ्यूज लगता है, स्विच लगता है, वायर लगता है, तो ये सबका जो कॉस्ट होता है वो ये पर्टिकुलर डेटा ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर इंक्लूड होता है। पॉइंट वायरिंग का खर्चा अगर होता है तो पॉइंट वायरिंग में जितनी भी चीजें वहां पे यूटिलाइज होती है वो सब कुछ ये बेसिकली उसके साथ इंक्लूड होती है। इसका जो खर्चा होता है वो कंज्यूमेबल में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज हमारे सिस्टम में ये सप्लाई के साथ जुड़ी हुई होती है, सप्लाई में हम उसका खर्चा गिनते हैं, इसीलिए हम इसका बिल जो है वो साथ में ही करते हैं। इट इज बिलेबल मटीरियल।
अगर थंब रूल बनाना है तो ये बना सकते हो कि इसका बिल बना सकते हो, सीएम का कभी बिल नहीं बना सकते। Okay, so this is a billable material. Prepare stock journal of supply and CS material. सप्लाई मटेरियल और सीएस मटेरियल को अगर हम स्टॉक जर्नल करके जोड़ देते हैं तो हमें उसका एक परफेक्ट कॉस्ट मिलेगा, ताकि हमें पता चलेगा कि वेदर वी आर गोइंग इन अ पॉजिटिव साइड और अ नेगेटिव साइड। ओके, इन केस ऑफ कंज्यूम, अगर कहीं पे कंफ्यूजन होता है कोई आइटम में, कोई पर्टिकुलर चीज में, तो आप एस्टिमेशन डिपार्टमेंट को कॉल कर सकते हो या मेल कर सकते हो। ओके, जिससे आपको पता चलेगा कि ये परफेक्टली उसमें गिना है कि नहीं गिना है, क्योंकि ये जो होता है वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कई जगह पे वेरी होता है। एस्टिमेशन डिपार्टमेंट ने उसको कॉस्टिंग में गिना है कि नहीं गिना है, ये आप उसको पूछ सकते हो, तो आपको पता चलेगा। अगर उसने ये सीएस में गिना है तो आपको बता देगा कि ये सीएस में गिना है, या ये सीएम में गिना है तो वो आपको बता देगा कि ये सीएम में गिना है, हमने इसका कॉस्टिंग नहीं दिया है या हमने इसको कॉस्टिंग में नहीं रखा है, तो उसको पता चलेगा कि हाँ ये कॉस्टिंग में नहीं रखा है। तो इसके चलते ऐसा कोई भी आइटम आपको लगता है तो आप एस्टिमेशन डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। गुड मैनेजर ऑलवेज कीप्स आई ऑन सीएस मटेरियल। ऐसा नहीं है ना कि कोई बिलेबल आइटम छूट जाता है जिसका बिल कर सकते हैं, बट अगर हमने बिल नहीं किया, अगर बिल नहीं किया तो ये हमारा एक तरीके का लॉस है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि ये सीएम और सीएस दोनों मटेरियल के ऊपर आइज रखनी बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि वेदर वी आर गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन और नॉट। तीसरा आता है यहाँ पे सीटी, कंज्यूमेबल टूल्स एंड टैकल्स। बराबर है, इट इज अ नॉन बिलेबल आइटम, ये बिल नहीं होता इसका। बराबर है, ये टूल्स एंड टैकल्स या मशीनरी जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम एक से ज्यादा साइड पे यूज कर सकते हैं, जिसको हम वापिस बेच सकते हैं। हाँ, टूट फूट भी जाता है, मैं मना नहीं करूंगा, बट ये टूल्स एंड टैकल्स होते हैं वो ज्यादातर कस्टमर के ऊपर नहीं लादे जाते, इसका हम बिल नहीं कर सकते। इट्स अ परचेस कॉस्ट मस्ट बी डन इन द नेम ऑफ अवर कंपनी। ये जो हम परचेस करते हैं तो ज्यादातर ये हमारी कंपनी के नाम पे हम परचेस करते हैं, क्योंकि ये प्रतिभा की एसेट्स बोली जाएगी। इट्स अ हाँ, इट्स ओनरशिप विल बी विथ अस ओनली। तो ये इसकी जो ओनरशिप होगी, बराबर, ये हमारी होती है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ टूल्स एंड रिटर्न विद प्रॉपर वर्किंग। ये हमें संभाल के यूज करने होते हैं, एक से ज्यादा साइट के ऊपर ये चलते हैं, ये रिपेयर भी होते हैं और ये हमें वापस करने होते हैं एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। ये हमें उसको वापस कंपनी को वापस करने। इन केस ऑफ ब्रेकडाउन और लॉस्ट, दैट कॉस्ट विल बी इम्पोज्ड ऑन योर प्रोजेक्ट कॉस्ट। बराबर है, अगर प्रोजेक्ट के एंड में ये अगर आप खो गया या टूट गया या वापस नहीं आया, तो इसकी कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट के कॉस्ट के ऊपर ला दी जाएगी। तो ये जो होता है उसको कंज्यूमेबल टूल्स बोला जाता है। मेरे ख्याल से आप सबको सीएम, सीएस और सीटी ये तीनों चीज एकदम समझ में आ गई। चौथा हम जानते हैं स्टॉक ट्रांसफर एंड स्टॉक रिव्यू। बारी बारी से बोला जाता है। वैसे आज की मीटिंग में मुझे नहीं लगता मैं कोई नई बात कर रहा हूं, बट हाँ, यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि कोई चीज को अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करते हैं तो लोगों के दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाती है, इसीलिए मैं क्लैरिफाई करने का काम करता हूँ। स्टॉक ट्रांसफर, अगर कोई भी मटेरियल खोपड़िया से आपके पास आता है जो परचेज नहीं किया जाता, या एक साइड से दूसरे साइड पे अगर आप बेचते हो, तो उसका साइट ट्रांसफर बनाना, ये स्टॉक ट्रांसफर चलन बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप स्टॉक ट्रांसफर चलन ईआरपी में नहीं बताते तो इसका मतलब आप वो रियल ईआरपी में उसको फिजिकली मूवमेंट नहीं करते। इट इज एसेंशियल। अगर कोई भी एक जगह से दूसरी जगह पे आप अगर स्टॉक बेचते हो तो स्टॉक ट्रांसफर चलन बनाइए, ताकि पता चले कि ये गुड्स आपके अंदर से निकल गया है और दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ गया। बराबर है, इसका जो कॉस्टिंग होता है वो भी अकाउंट वाले जर्नल एंट्री लगा के आपके प्रोजेक्ट में से उसका कॉस्टिंग निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट में डाल देंगे जहां पे आपने मटेरियल ट्रांसफर किया होगा। बराबर है, तो इट इज कंपलसरी हो सके उतना ये स्टॉक ट्रांसफर चलन ईआरपी में बनवाते जाइए, ताकि आपको पता चलेगा कि आपके अंदर से कितना स्टॉक निकल गया है और कहाँ पे वो वहां पे पहुंच गया है। अकाउंट भी उसकी एंट्री लगा देगा, ताकि आपके कॉस्ट में से वो पर्टिकुलर आपके प्रोजेक्ट में से वो कॉस्ट दूसरे प्रोजेक्ट में चली जाएगी। यू कैन सी योर साइट स्टॉक। काफी सारे लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि मुझे मेरा स्टॉक देखना है तो कहाँ से देख सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि इन्वेंट्री में चले जाओ। इन्वेंट्री के अंदर रिपोर्ट्स करके एक ऑप्शन होता है,
वो रिपोर्ट्स के अंदर स्टोर वाइज स्टॉक समरी करके एक ऑप्शन होता है ऊपर से चौथे नंबर पे, वहां पे क्लिक करो, बराबर है, आज की डेट लगाओ और साथ में नीचे आपको साथ में क्या क्या देखना है उस तरीके से सिलेक्ट करते चलो, जनरेट रिपोर्ट करो, आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टॉक कितना है। ये हर कोई देख सकता है, हर एक प्रोजेक्ट मैनेजर ये देख सकता है। मैंने मैनेजर को स्पेशल इसके राइट्स भी दिए हुए हैं। और अभी थोड़ा सा एक स्टेप और भी आपको मिला है, आप कॉस्ट सेंटर देख सकते हो। उस दिन जो हमारी बात हुई थी मैंने आपको मेल भी किया हुआ है सैंपल के साथ कि किस तरीके से देखना है, आपको स्क्रीनशॉट के साथ है। मेरे ख्याल से आप सबको दिक्कत नहीं आई होगी, बराबर। दिवाली के पहले भेजा था बट शायद नहीं मिला हो तो वापिस एक बार भेज दिया है ताकि सबको पता चले कि किस तरीके से मुझे मेरा कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट देखना है। ये कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट जो है वो आपकी पूरी चाबी है, यानी आपका हिसाब है। आपको पता है कि आपने प्रोजेक्ट में कितने कंज्यूमेबल मटेरियल्स यूज किए, कितने सीएनसीटी कितने यूज किए। मैं इसका आपको एक सैंपल स्टडी भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके से देखना है, बराबर है। साथ में आपको आपका स्टॉक भी देखना है ताकि आपको पता चलेगा कि मेरे वहां कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। उसमें से अगर ज्यादा है खोपड़िया वापिस भेजना है तो आप भेज सकते हो। अगर आपको दूसरी कोई जगह पे उसकी जरूरत है तो स्टॉक ट्रांसफर करके उसको दे सकते हो। तो ये जो है वो स्टॉक आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना है, बराबर है। इन केस ऑफ एनी मिस्टेक्स, अगर आपको कुछ लगता है कि ये पर्टिकुलर मेरे स्टॉक में नहीं है या मुझे नहीं मिला है या ऐसा कुछ भी है, तो वो पर्टिकुलर चीज को आप यहाँ पे कंसर्न पर्सन को दिखा सकते हो या मेल करके उसका अटेंशन ड्रॉ कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर चीज मेरे में है जो रियली में नहीं होनी चाहिए या मुझे नहीं मिली है, या कहाँ से परचेस की, कब आई, मुझे उसका डिटेल चाहिए। तो आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू दैट पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ डिटेल्स टू। तो ये जो होता है स्टॉक ट्रांसफर और स्टॉक रिव्यू की मैंने आपसे बात की, जो कि वैसे देखा जाए तो बहुत जरूरी है। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये डेटा हमारे पास होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या होता है, किस तरीके से होता है। एक और ऐसा पेचीदा मामला है एक्स्ट्रा क्या होता है, एसएस क्या होता है, बराबर। ये भी वैसे तो सबको पता ही है। जो चीज में होता है उसको यहाँ पे एक्सेस डिफरेंस होता है, क्वांटिटी कम है, कंफर्म करना पड़ेगा। सो एक्स्ट्रा इज कंसीडर्ड एज अ मटेरियल व्हिच इज नॉट इन अ बीओक्यू। We request to take rate and quantity confirmation from client. Client से हमें उसका quantity confirmation या rate भी लेना पड़ेगा, तो इसको एक्स्ट्रा बोला जाएगा। Inform project coordination and billing for communication, ताकि पता चलेगा कि ये वो ले सके। may need to take a purchase order from the client, हो सकता है कि उसका purchase order client से हमें लेना पड़े। need to take a billing into loop for the recording of the pending sales report. pending sales report में भी इसका ये पर्टिकुलर चीज दर्ज की जाती है ताकि पता चलेगा। तो एक्स्ट्रा और एक्सेस में डिफरेंस ये है कि जो बीओक्यू में है बट क्वांटिटी वेरिएंस होता है तो उसको एक्सेस बोला जाएगा, और जो बीओक्यू मटेरियल में है ही नहीं जिसका क्वांटिटी या रेट मुझे क्लाइंट से कंफर्म करना पड़ेगा, that is considered as extra material. So मेरे ख्याल से extra access material ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बराबर है। सो आगे बढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो हसीद भाई कई बार बोलते हैं कि मेरे मैनेजर मेरे लीडर है। तो कुछ गुड लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। गुड लीडर नीड टू बी देयर ओन बॉस ओवर देयर। बी योर ओन बॉस, खुद के बॉस बनो। कैसे? तो टेक अ फुल ओनरशिप ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट की फुल ओनरशिप आप ले सकते हो। आपको सब पता होना चाहिए कि किस तरीके से होता है, कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा। फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स रेगुलेशंस फर्स्ट। अच्छा लीडर वही होता है जो सबसे पहले रूल्स को फॉलो करता है, फिर बाद में लोगों को बोलता है कि आप फॉलो करो। रेगुलरली लिसन प्रॉब्लम ऑफ डिसेंडेंट। आपके अंदर में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको सुनो, उनके प्रॉब्लम सुनो, ओके, और उसको रिजोल्व करने की कोशिश करो, बराबर। मेंटेन परफेक्ट कम्युनिकेशंस अमंग एंड आउटसाइड आल्सो। डिपार्टमेंट के बीच में या सब एक दूसरे के बीच में
परफेक्ट कम्युनिकेशंस मेंटेन करो और एक दूसरे के साथ अच्छा कम्युनिकेशन करो। मोर रिलाई ऑन रिटन कम्युनिकेशन इंस्टेड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने देखा है काफी सारे लोग वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन छोड़ के हो सके उतना रिटन या मेल कम्युनिकेशन करो, ताकि उसके ऊपर ज्यादा हम रिलाई कर सके। कीप ट्रैक ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स, कीप ट्रैक ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड को हम यहाँ पे अच्छी तरीके से मेंटेन कर सके। ऑलवेज मोटिवेट एवरीवन विथ लॉट्स ऑफ होप। ओके, बताने की जरूरत नहीं है, जैसे हसीद साहब हम सबको मोटिवेट करते हैं, वैसे आपको भी आपकी टीम को मोटिवेट करना चाहिए। यूज सिस्टम और टेक्नोलॉजी फॉर इजी एंड यूज सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी फॉर इजी एंड बेटर रूटीन मैनेजमेंट। जैसे कि कैलेंडर यूज कर सकते हैं। काफी सारे लोगों की ये दिक्कत होती है कि हम भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं, बराबर है। तो कुछ चीजें हैं जो ज्यादातर टेक्नोक्रेट अभी तक यूज करते हैं, जैसे कैलेंडर होता है, टू डू लिस्ट बनाना होता है, रिमाइंडर सेटिंग होता है, शेड्यूलर होता है। तो ये सब टूल्स आप यूज कर सकते हो। अगर आप त्रिवेदी ऐप में जाओगे तो ये सब के लिए मैंने एक एप्लीकेशन बना के रखा, एक वीडियो बना के रखा है, इसको किस तरीके से आप बना सकते हो। तो अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत है तो वो पर्टिकुलर चीज आप त्रिवेदी ऐप में जाके देख भी सकते हो। तो ये सब कुछ जैसे आप प्रैक्टिस करते चलोगे, सिस्टम आपको ये सब कुछ इजी बनाता जाएगा, यानी आपको रिमाइंडर देता जाएगा, टू डू लिस्ट आपको पता चलेगा उसमें से कितना हुआ कितना नहीं हुआ। तो ये यूज करके आप अच्छी तरीके से उसका मैनेज कर सकते हो। इफ पॉसिबल डू डेली स्टैंडिंग मीटिंग और फोन मीटिंग फिक्स टाइम पे, वो भी एक परफेक्ट फिक्स टाइम रख दो कि भाई 6 बजे मीटिंग होगा या 5 बजे मीटिंग होगा, तो 5 बजे हो सके तो स्टैंडिंग मीटिंग करिए या फोन मीटिंग करिए। तो इससे फायदा ये होगा कि आप उनके साथ कनेक्ट रह पाओगे। फिक्स टाइम है तो सबको याद भी रहेगा, सब आपके साथ कम्युनिकेट भी करेंगे, तो आपका काम काफी सारा आसान हो जाएगा और कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो यहाँ पे मिट जाएगा। एम्पावर एंड एडुकेट डाउनलाइन टू रिड्यूस अ वर्क बर्डन रिड्यूस करने के लिए आप उसको एम्पावर कर सकते हो या एजुकेट कर सकते हो। सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लीडर। Okay, I hope all of you can see the same things. Kunal sir, what is your opinion? Yes, sir. Everything what you have shown to us is right. My concern is only in one point, Yes, please. that the CM item you are mentioning in the sheet, that it is a non-billable item and it is a consumable material which is cost to us in the project, right? Now in CM also and CS also, there are many items like paint, nut bolts, welding rods, and everything are consumable items, which we have already considered in our supply part. But we are taking it cost in the consumable material. So it is also showing that extra cost considered by site, but it is a actual cost which should be in the supply part only, not in the installation part. So that ये मीटिंग का पर्पस, ये yes, मीटिंग का पर्पस भी इसीलिए रखा है क्योंकि उस दिन ये पर्टिकुलर मैटर निकली, तो इसीलिए हसीद भाई ने तुरंत बोला कि ये कॉस्ट सेंटर डिटेल सभी मैनेजर को खोल के दे दो। yes, पहले क्या होता था, आपको मेल आता था सर, तो मेल आता था उसमें आप देखते थे नहीं देखते थे, बराबर है। right. तो इससे अच्छा है कि मैंने ईआरपी में ही वो पर्टिकुलर राइट्स आपको दे दिया है सर। अभी लेकिन हमको सर ईआरपी में जो राइट्स दिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपना ईआरपी में भी ऐसे डिवाइडेशन होना चाहिए कि जैसे हम लोग का जो मेन कॉस्ट जो इंस्टॉलेशन पार्ट का जो साइट रिलेटेड रहता है, वो ओनली टू ओनली होना चाहिए सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग कॉस्ट, वाइदर में भी रेट वाला होगा या मैन पावर होगा। दूसरा होता है हमारा हायरिंग कॉस्ट जो मेजर होता है। तीसरा होता है हमारा स्टाफ एंड गेस्ट हाउस का सैलरी और अलाउंसेस का कॉस्ट जो इंस्टॉलेशन पार्ट में होता है, तीसरा। और चौथा पार्ट होता है नॉर्मल कंज्यूमेबल्स एंड टूल स्टैकल्स। ये 4 हेड है जो हम लोग ने मैनेज स्टर्लिंग में सीखे थे कि मेन ये 4 हेड पे आपको फोकस करना होता है जब साइट एग्जीक्यूटिव टीम कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है। उसके अलावा जो भी कॉस्टिंग है वो आपकी सप्लाई पार्ट में ही कंसिडर होती है,
जो यहाँ पे नहीं हो रही है। हाँ, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन। કુણાલભાઈ, यस सर। આપણે એટલા માટે જ છે ને ઇન્ડેન્ટની અંદર 3 નવા ફોર્મેટ એડ કરી દીધા. કન્ઝ્યુમેબલ સપ્લાયનું ઇન્ડેન્ટ અલગ, કન્ઝ્યુમેબલ મિસેલેનિયસનું સીએમનું ઇન્ડેન્ટ અલગ અને સપ્લાયનું અલગ. તો તમે જ્યારે ઇન્ડેન્ટ મૂકો ત્યારે તમને જ ખબર હશે કે આ મારે સપ્લાય પોર્શનમાં લેવાનું કે કન્ઝ્યુમેબલ સીએમમાં લેવાનું. એટલે હું એ જ કહું સાહેબ, આમાં આપો તમારું ઇન્વોઇસ થી માંડીને એકાઉન્ટિંગ એ હેડમાં જશે સાહેબ. સાહેબ હું એ કહેવા માંગુ છું કે અમુક આઈટમ એવી છે જે આપણે કન્ઝ્યુમર સપ્લાયમાં લઈ શકીએ પણ એ બિલ પાર્ટ નથી, બિલેબલ આઈટમ નથી. કોઈ વાંધો નહીં સાહેબ, કોઈ વાંધો નહીં. બરોબર. ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લાયન્ટની જ વાત કરું સાહેબ, આપણે હું સાહેબ હું સાંભળો મારી વાત. હું સાહેબ એક મિનિટ, પ્રોજેક્ટ મેનેજર કે સાઇટ ઇન્ચાર્જ ને લાગે કે આ પોર્શન મારો સપ્લાય પાર્ટમાં જોઈએ છે, ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ સપ્લાય, તો તમે સીએસ માં એને ઇન્ટેન્ટ બુક કરો છો. અમે બી સીએસ માં જ લઈ જઈશું ફાઇનાન્સ. ઓકે. Site team is the final authority to book the material. Right. When or where we going to book CS either CM. Purchase will not decide કે આને CS માં લઈ જવું કે CM માં લઈ જવું. કરેક્ટ. અને આમાં તમારે બીજા કયા હેડ જોઈએ છે એ તમે મનીષ સરને કહી શકો. એટલે બહુ ક્લેરિટી સાથે આપણે એકાઉન્ટિંગ થાય એટલે આપણને જ્યારે કોચમાં બેસીએ નેક્સ્ટ હાફ એની મીટિંગમાં તો આ કોઈ કન્ફ્યુઝન બહુ ના જોઈએ આપણે. સાહેબ મારું માનવું આવું છે આની અંદર, કદાચ બીજા પ્રોજેક્ટ મને ખબર નહીં એગ્રી થશે કે નહીં, કે જે પાર્ટ આપણે ટેન્ડર બધાના સાઇટ ઉપર ટેન્ડર કોમન હોય છે, જે અમુક આઇટમ્સ જે સ્ટાન્ડર્ડ આપણા પ્રોજેક્ટની રિક્વાયરમેન્ટ જ હોય છે કે હા ભાઈ આ વસ્તુની અંદર લાગે જ છે, તો એવા આઇટમ્સને તમે સીએસ માં જ કન્સિડર કરીને એને લોક કરી શકીએ મનીષભાઈ એની અંદર, જેથી કરીને સીએમ માં કન્વર્ટ ના થઈ જાય ઇન્ડેન્ટ કરતી વખતે. હવે કોઈ પણ આઈટમ હોય ને તો એની એબ્સોલ્યુટ કરતામાં રિલેટિવ વેલ્યુ, જો એને બીઓક્યુ માં તમે કન્સિડર કરી હોય તો એ સપ્લાય માં જાય, અને સમટાઈમ્સ એ બીઓક્યુ માં ના હોય તો પછી એ કન્ઝ્યુમેબલ માં જાય. એટલે આપણે એને છે ને કોઈ પણ આઈટમ ને એવી રીતે ફિક્સ ન કરી શકીએ, એ ડિપેન્ડ્સ ઓન અ પ્રોજેક્ટ. તમે એને કન્સિડર કરી શકો કે બીઓક્યુ માં એને કઈ રીતે કન્સિડર કરી છે અથવા કઈ રીતે લીધી. એટલા માટે એનું કોસ્ટિંગ આપણે સ્ટ્રોંગલી નથી કરી શકતા, પણ પ્રોજેક્ટ ટુ પ્રોજેક્ટ આપણે એને વેરી કરી શકીએ છીએ બીઓક્યુ પ્રમાણે. ઠીક છે, વાંધો નહીં. તો આપણે ઇન્ડેન્ટ કરતી વખતે ધ્યાન રાખીશું, જસ્ટ હવે પ્રોજેક્ટ ટીમ ધ્યાન રાખશે કે ભાઈ મારે આને કોસ્ટિંગ કન્ઝ્યુમરમાં ગણવી છે કે સપ્લાય પાર્ટમાં જવા દેવી છે. બરોબર, એ પ્રમાણે આની પછીની સ્લાઇડમાં એ સ્ક્રીન મેં રાખ્યો જ છે, એટલે આપ જોઈ શકશો, અને તે વખતે આપણે થોડુંક એની પર વધારે ક્લિયર ડિસ્કશન પણ કરી લઈએ. બરાબર છે? ઓકે. અમારું પરચેસ ટીમને મેં બી દિવાળી પહેલા ડિલિવર કર્યું હતું સર, બધાના વ્યૂ લઈને. એ તરીકે બી હાજર હતા ઓફિસે દરમિયાન, કેપીએમ હાજર હતા, બધાના વ્યૂ લઈ પછી રેઝોલ્યુશન બહાર હતા કે આપણે સીએસ, સીએમ, ઓટીપી અને સપ્લાય આ 4 કેટેગરી ઇન્ડેન્ટની અલગ બનાવીએ. સાઇટ ઇન્ચાર્જ અથવા સાઇટ પર્સન ડિસાઇડ કરશે કે આ મારે કઈ કેટેગરીમાં ઇન્ડેન્ટ કરવું છે, અને એ બેઝ ઉપર અમારો પીઓ બનશે અને એ પ્રમાણે એકાઉન્ટિંગ થશે. ઓકે સર. એટલે દરેક પ્રોજેક્ટ મેનેજર એપીએમ ને મારી વિનંતી કે તમે જ્યારે બી ઇન્ડેન્ટ મૂકો તો તમે આ સિલેક્શન કરજો, જેથી કરીને અમને પીઓ બનાવવામાં પ્રોબ્લેમ ના. રાઈટ સર. હેલો. ઓકે, બીજા કોઈનો પણ કોઈ વ્યૂ હોય તો બોલી શકે. પ્રિન્સભાઈ. પ્રિન્સભાઈ, હિતેશભાઈ. Hiteshbhai, you can unmute your mic. બીજું મારા મનીષભાઈ આમાં એ કહેવું છે, બોલો બોલો, કે આપણા પર્ટિક્યુલર પ્રોજેક્ટ રિલેટેડ જે બી પીઓ બને છે, અમુક પીઓ તો આપણા અપ્રુવલમાં આવી જાય છે, જેમ કે હાયરિંગ ના છે કે સબ કોન્ટ્રાક્ટર્સ ના પીઓ બનાવીએ બધું, પણ સપ્લાય પાર્ટ ના તો કોઈ પીઓ આપણા અપ્રુવલ નથી આવતો, જે ડાયરેક્ટ સપ્લાય પરચેસ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. વચ્ચે આપણે પહેલા શરૂ કરેલું, પણ પછી ઘણા બધા નતા થતા એટલે પછી એ વસ્તુ કેન્સલ થઈ ગઈ. છતાં પણ મારા ખ્યાલથી હસીબભાઈ વચ્ચે એવું કીધેલું કે જ્યારે પણ કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ મેનેજર અહીંયા આગળ જ્યારે ઓફિસમાં આવે
ત્યારે પરચેસ હમ. પાસેથી એ પીઓ લઈ શકે ને એની પર સિગ્નેચર કરી શકે. યુ કેન ના ડેવલપ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ પ્રેક્ટિસ. હું એપીઓ ની વાત નથી કરતો સર, એ તો આખું મેઇન કેપિટલ આઇટમ્સ ની રિલેટેડ થઈ ગયું, એનો કોઈ ઇસ્યુ નથી. મારો પોઈન્ટ છે કે જે પીઓ પર્ટિક્યુલર પ્રોજેક્ટના ના હોય અને એની કોસ્ટ બુક થતી હોય તો એ કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરીશું? એ તો જ્યારે તમે કોસ્ટ સેન્ટરમાં તમે જશો ને સર, એટલે તમને તમારું દરેક વસ્તુની કોસ્ટ દેખાશે. એમાં કોઈ એટલે વેન્ડરની તમે ડિટેલ્સ જોઈને કે આઇટમ્સ આ બધું આઇટમ્સ બધું દેખાશે? સર તો તમે ઓપન કરીને હજુ જોયું જ નથી. ના, નથી જોયું સાહેબ. મેં કહું દિવાળી રજામાં નથી જોયું સાહેબ મેં, એટલે તો કેવું મેં પડે છે. એકવાર ચાલુ થયા પર પછી વાંધો તરત નહીં. ભાગદોડમાં જઈએ. ના ના વાંધો નહીં સર, પણ આજે હા, એકવાર ખાલી ખોલીને જોજો, તમારા બધા ડાઉટ શ્યોર. ક્લિયર થઈ જશે. ખાલી એન્ટર ઓકે, મારશો ને, એન્ટર મારશો યસ, ને એટલે અંદર જતું જશે ડેપ્થમાં અને છેક બિલ ઓકે, સુધી ઓપન થશે. ડન. ઠીક છે તો પછી. બરાબર છે, એટલે તમારા બધા જ ક્લિયર ડાઉટ્સ ક્લિયર થઈ જશે. ક્યાંથી પરચેસ કર્યું, કોણે પરચેસ કર્યું, કઈ તારીખે પીઓ બન્યો, બધું જ તમને સાથે સાથે દેખાશે. પછી એની બજાર તો શું છે, હમ. બરાબર. અને એમાં એટેચમેન્ટ ઓપન કરશો ને તો તમને બિલ પણ ઓપન કરીને ઇનવોઇસ પણ બતાવશે. રાઈટ. એ મેં પહેલા જોયેલું છે એકવાર તો, પણ આ જે છે ને કે પર્ટિક્યુલર એ નથી જોયું, પણ એ જોઈ લઈશું. ટૂંકમાં તમે કીધું છે તો ડેફિનેટલી હશે જ, અને એને ટેક કેર કરીશું, જોઈશું. અને ઇન કેસ કોઈ રોંગ કોસ્ટ બુક થઈ હશે બાય તો મિસ્ટેક સર ઓર તો એનો ઇન્ટેન્શનલી જે બી સ્ક્રીનશોટ હશે. એનો હા. સાંભળો સર, એવા કેસમાં તમે ઓપન કરશો ને તો એ કોણે બુક હમ કર્યું છે એ પણ તમને દેખાશે ઉપર નામ સાથે. હમ. બરાબર છે, એનો સ્ક્રીનશોટ લઈને મેલમાં મોકલી આપો, બહુ સરસ. રાઈટ. કે ભાઈ આ બરાબર કોસ્ટ છે, બીજા કોઈ સાઇટની છે ને ભૂલથી અમારા પ્રોજેક્ટમાં બુક થઈ છે, કે જે બી હોય. બરોબર છે, કે મેનેજમેન્ટ નો બી કોલ હોય શકે કે ના ભાઈ આ. હા, ભૂલચૂક લેવી દેવી અને ક્લિયર જ છે. કદાચ હા. કોઈની ભૂલ થઈ હોય તો આપણે એ વસ્તુને ક્લિયર કરીશું અને ફરી ન થાય એના માટે આપણે એને 100% ક્લિયર કરીશું કે જેથી ભવિષ્યમાં એ ભૂલ ન થાય. સાહેબ મારું એક વસ્તુ માનવું છે આની અંદર, કે તમે કહો છો ભૂલથી બુક થાય, પણ વિધાઉટ પીઓ તો બુક થતી નથી કોસ્ટ. તો પીઓ બનાવતી વખતે જો બીજા પ્રોજેક્ટના નામ પર પીઓ બની જતો હોય તો એ ખોટી વસ્તુ છે ને. 100% ખોટી છે. અને એવી ભૂલ કઈ પણ થતી હશે કે રિપીટેડલી થશે તો 100% એની પર આપણે એક્શન પણ લઈશું સર. ઓકે સર, થેન્ક યુ. વી આર ઓલવેઝ વિથ યુ સર. અને યસ. હસીબભાઈનો આ વખતનો ગોલ જ એ છે કે ક્લિયર કોસ્ટિંગ મારે રાખવું છે, કે જેથી કરીને દરેક છીએ. તમારું પ્રોપર કોસ્ટિંગ ખબર પડે. ઓકે, આ એક સાથે સોરી સર, થોડો વોઇસ બ્રેક થાય. हेलो। आई थिंक भाई आपकी आवाज मुझे हाँ भाई, हाँ તમારા કોઈ સુझाव મનીષ સાહેબ, ધવલભાઈ મને એવું કે છે કે મને એવું લાગે છે કે ઘણા સુઈ ગયા. મેં કીધું લાવ જરા પૂછી લઉં કે ખરેખર જાગે જ છે ને, કે મને તો કોન્ફિડન્સ છે કે જાગે છે. મનીષ સાહેબ, સાહેબ મનીષભાઈની મીટિંગ હોય તો અમારે જાગવું પડે ને સાહેબ, ઘણું બધું હેલો, શીખવા મળે છે. બોલો બોલો. મનીષ સાહેબ, જે આપણે વાત કરી અને એ તો તમે આવો ડેટા સરસ ઈઆરપી માં ક્યાં reply સુધીમાં આપો તો એન્ટ્રી મને થઈ જશે સાહેબ? ગમે એમ. સોનામાં સુગંધ મળી. બોલો બોલો સાહેબ. જે આપણે જે લિસ્ટ રેડી કરેલું સીએમસીટી નું, જે રોંગલી એ થયેલું હતું, એ ક્યાં સુધીમાં ઈઆરપી માં અપડેટ થશે સાહેબ? સાહેબ વોઇસ ઓડિબલ નહીં. સાહેબ વોઇસ ઇઝ ક્રેકિંગ. કરેક્શન
મનીષભાઈ તમારો વોઇસ ક્રેકિંગ થઈ રહ્યો છે, કઈ ખબર નથી પડી શું કહો છો. અત્યારે બીજા પ્રોજેક્ટ નથી આવતો યાર. બંધ કરી ચાલુ કરું. ऑडिबल હેલો. या प्रॉपर ऑडिबल છે અવાજ? હા હવે બરોબર છે. ओके सो आगे बढ़ते हैं. ये कुछ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टाइम साइकिल है. प्रोजेक्ट वर्क સર ब्रेकडाउन પેલાનો આન્સર ના મળ્યો સાહેબ. હા હિતેશભાઈ હું એ જ બોલવા માંગુ છું. તમે જે લાસ્ટ ટાઈમ દિવાળી પહેલા જે આપણે વર્કિંગ કર્યું હા અને જે 6 મહિનાનો ડેટા છે જેમાં ચેન્જ એડિટ કરવાના છે, બીજા બધા પ્રોજેક્ટનું બી અમે રિવ્યુ કરીશું. એટલે આ અઠવાડિયે 10 દિવસનો જોબ નથી. ઇટ ઇઝ થયું એ ડેટાનું તમે બધા વોઇસ કટ થાય છે. सो प्रोजेक्ट WBS यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. होता है तो उसके लिए टाइम लिमिट बराबर है. तो ये जितने सब है, अगर हम ये पर्टिकुलर चीज को टाइम साइकिल के अंदर करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है. जितना जल्दी हो तो लाना चाहिए ताकि उसके वजह से हमारा जो कॉस्टिंग होता है वो जितना हो सके उतना जल्दी और अच्छा हो सके और वी कैन गेट अ प्रॉपर कॉस्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर. रिसोर्सेज में दूसरी एक बात आती है जो हमने अभी इस बार चेंज किया है. मेरे ख्याल से आप सभी अपनी पे स्लिप अभी देख पाते हो, डाउनलोड कर पाते हो.